संसद सत्र का आज 12वां दिन था और आज भी ये पूरा हंगामा के भेंट चढ़ गया। हंगामे की जो मूल वजह है वो है जगदीप धनखड़ और जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है विपक्ष। विपक्ष के अपने दावे हैं कि संसद सरकार की जिम्मेदारी है चलाने की। सरकार कह रही है कि विपक्ष चलने नहीं दे रहा। मगर लौट के हम इस अविश्वास प्रस्ताव पर आते हैं जो कि सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ आया है। उसके लिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आते हैं और कुछ वजहें गिनाते हैं। कहते हैं कि कुछ खास वजहों की वजह से हमको यह अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। तो मैं वजह आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा सदन में एक्सपीरियंस नेता हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, कई फील्ड में काम कर सदन में आए हैं, 40 साल का अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं को भी सभापति प्रवचन सुनाते हैं। आमतौर पर विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है। अगर सभापति ही प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष का गुणगान कर रहा हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा। 3 साल में धनखड़ का आचरण पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी सरकार की तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं। ऐसी बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। जब भी विपक्ष सवाल पूछता है तो मंत्रियों से पहले चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने कुछ वजहें बताई हैं। वजहें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं वो जनता जज करेगी। मगर हमारे साथ हमारे 2 वरिष्ठ साथी हैं, पंकज जी और ब्रजेश जी। उनसे समझेंगे जो मल्लिकार्जुन खड़गे को आज सामने आना पड़ा और बताना पड़ा कि आखिर वजहें क्या हैं। ये झगड़ा तो हम देखें ब्रजेश जी लंबे समय से चला आ रहा है। ये इस सत्र में नहीं, पिछले सत्र में भी चल रहा था। विपक्ष की खींचतान चल रही थी, तब भी ऐसी बातें कही गई थी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इस बार ला दिया गया है और आज खड़गे साहब आए हैं, उन्होंने बताया है। देखिए, मुझे लगता है जगदीप धनखड़ और विपक्ष के बीच रिश्ते कभी भी मधुर नहीं रहे। जैसे आपने खुद बताया कि पिछली बार ही इन लोगों ने बात की थी कि हम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन चूंकि ये बड़ा ही मॉन्यूमेंटल बिल होता है, आमतौर पर इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलता, तो मुझे लगता है दबाव काम कर गया। उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से रिजल्ट्स आए, बहुत सारी चीज़ें अपने आप विपक्ष के लिए थोड़ा ठीक होती गई और सबको लगा कि दोबारा से चेक एंड बैलेंस एक्ट सही हो गया। मुझे लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के बाद विपक्ष एक कमबैक करना चाहता है। यहाँ विपक्ष में मैं कांग्रेस को सबसे आगे रखूंगा और बाकी पार्टियों को थोड़ा उससे पीछे रखूंगा। मुझे लगता है विपक्ष एक ये इंप्रेशन देना चाहता है कि भले ही जो हार हुई है लेकिन उसका उनके जो राजनीतिक दमखम है उसमें कोई असर नहीं पड़ा है। तो इस वजह से उनके और जगदीप धनखड़ के बीच में लगातार नुक्ताचीनी होती रही। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि विपक्ष का शुरू से ये कहना है, ऐसा आरोप उन्होंने कभी लोकसभा में स्पीकर के अगेंस्ट नहीं लगा, लेकिन विपक्ष का लगातार ये कहना है कि जिस तरह से वो सर्वनाइज करते हैं, जैसे वो स्कूल टीचर हो, हम लोग बच्चे हों, विपक्ष के लगातार वो सत्ता पक्ष की तरफ से खड़े होते हैं। जबकि उन्होंने याद दिलाया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि जो अध्यक्ष होता राज्यसभा का वो सारी पार्टी, यही हाल स्पीकर पे भी और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होता है कि वो सबका होता है, किसी एक का नहीं होता। इस बार मुझे लगता है कि विपक्ष एक मैसेज देना चाहता है। इसी वजह से विपक्ष इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए नोटिस दिया। विपक्ष की बड़ी आलोचना हुई। तो इसी वजह से आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरा डिटेल में समझाया कि कैसे क्या किस किन कारणों से, किन किन वजहों से वो ये अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ये जस्टिफाई करना चाह रहे थे कि कैसे होगा, क्योंकि रिजल्ट सबको पता है, उसके लिए आपको 50% से ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं और वो संख्या बल अभी विपक्ष के पास नहीं है। बिल्कुल संख्या बल तो नहीं है मगर दावा है और दावे के आधार पर मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर कह रही हैं अविश्वास प्रस्ताव तो हमने नोटिस दे दिया है, अब इस पर चर्चा होनी चाहिए, जो कि नियमता होनी भी चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ पंकज जी, जैसे कि ब्रजेश जी ने कहा ये बात कि भाई एक नैरेटिव देने का प्रयास हो रहा है कि देखिए महाराष्ट्र भले हार गए हों, हम हरियाणा भले हार गए हों, मगर हम कमज़ोर नहीं हैं, विपक्ष के तौर पर एग्रेसिव थे, एग्रेसिव रहेंगे। क्या ये मैसेज दे पाएंगे? विपक्ष के तौर पर एग्रेसिव है, एग्रेसिव रहेंगे। मुझे लगता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, आप ये देखिए कि इनके व्यवहार को लेकर के तो विपक्ष में एकता दिखाई पड़ रही है। अगर आप देखें, अडानी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बात करना नहीं चाहती है, कांग्रेस कंटिन्यू रखना चाहती है, टीएमसी बात करना नहीं चाहती है, लेकिन इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में सारी पार्टियां एक हैं। तो इसका मतलब एक बात तो बहुत साफ है कि ये जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं उससे विपक्ष खुश नहीं है।
और ये इतिहास में शायद पहली बार होगा पहली बार है। कि वाइस प्रेसिडेंट जो कि सभापति होता है राज्यसभा का, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा हो। अभी ब्रजेश बता रहे थे कि कैसे राधा कृष्णन ने कहा था, जो पहले उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि मैं किसी दल का नहीं हूं। तो एक जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया था और उसकी चर्चा खड़गे कर रहे हैं। तो देखिए दोनों तरह की बात है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स जब तब होता था तो पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स होता था, लेकिन व्यवहार के तौर पर नेता एक दूसरे से आदान प्रदान बड़े अच्छे से मिलते थे और उनके व्यवहार बड़े कॉर्डियल होते थे। पर्सनल और अब यहाँ पर पर्सनल ग्रज बहुत ज्यादा दिख रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस बात में नहीं कहूंगा कि विपक्ष सही है या पक्ष सही है, लेकिन अपोजिशन की कई सारी मांगे ऐसी हैं जो समझ से परे हैं। जब हार जाती हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है, इलेक्शन कमीशन एज ए इंस्टीट्यूशन खराब लगने लगता है। तो विपक्ष की भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है। लेकिन अगर आप स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र परंपरा की बात करेंगे तो जो बात अभी सामने उठ करके आ रही है, फर्ज करिए कि 231 का नंबर है राज्यसभा में, 116 चाहिए, इनके पास 116 तो है नहीं। अब ये अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, ठीक है, लोगों के बीच में मैसेज जरूर दे देंगे, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव गिर जाने के बाद फिर वही जगदीप धनखड़ बैठेंगे या नैतिकता के का हवाला देकर के वो नहीं बैठेंगे क्या? अब इतने नैतिक हमारे राजनेता हुए हैं क्या, होंगे क्या? देखिए इसमें दोनों बात है। तो सवाल ये उठता कि फिर किस तरह का माहौल होगा राज्यसभा में जब उनको फेस करना होगा। आप उस चीज को सोचिए। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह का खाई बनता जा रहा है, मुझे लगता है दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकतंत्र को अच्छे तरीके से चलाने के लिए आपको दोनों की जरूरत पड़ती है। लोकतंत्र बिना विपक्ष का तो हो नहीं सकता। इसलिए जो मैं देख पा रहा हूं वो मेरे लिए बड़ा चिंताजनक है, क्योंकि राज्यसभा अपर हाउस बोलते हैं और अपर हाउस में विपक्ष का जो अविश्वास है वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ, वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। जहां तक सवाल है ये जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, इन पर सवाल राज्यपाल के तौर पर भी उठता रहा था, क्योंकि ये बंगाल में थे, बहुत सारा ऐसी बात करते थे, लगातार चर्चा में रहते थे। सवाल देखिए दोनों तरफ का है कि बंगाल की सरकार क्या कर रही थी, ठीक है, इनका क्या राइट्स है, एक गवर्नर का क्या राइट होता है, क्या उसके बियॉन्ड वो जा सकता है, बहुत तरह की बातें हैं। तो कहा यह जा रहा था कि केंद्र ने ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया है जिसका एक पॉलिटिकल एम्बिशन है, वो संवैधानिक पद पर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पद पर बैठे हैं और एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और इस तरह की नाराजगी देखी गई थी, लग ही नहीं रहा था कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच का इस तरह का भी संबंध हो सकता है। अब ये राज्यसभा में पहुंचे हैं, राज्यसभा में भी स्थिति इस तरह की दिखाई पड़ती है। पर मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि ये भी बात सही है जो सवाल उठ रहे हैं, पर दूसरी बात ये भी सही है कि विपक्ष की जो आदत देखी जा रही है कि हर इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठा देना, इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, ईवीएम ठीक नहीं है, कल शरद पवार के घर पर क्या हुआ, आप अगर उस नाते से देखेंगे तो फिर लोकसभा के इलेक्शन का एनालाइज करिए ना। लोकसभा के इलेक्शन में शिंदे को वोट ज़्यादा मिलता है, पर सीट जो है उद्धव शिवसेना को ज़्यादा मिलता है। आप देख लीजिए एनसीपी अजीत पवार को वोट ज़्यादा मिलता है, सीटें शरद पवार को ज़्यादा मिलती हैं। तो विपक्ष जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है हर जगह, चाहे कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, मुझे लगता है ये भी अच्छा मैसेज नहीं दे रहा है। पर जहां तक कि उपराष्ट्रपति का सवाल है, मैं इस पर निश्चित तौर पर दोनों तरफ के लिए बोलूंगा कि दोनों तरफ के लिए बहुत चिंता का सबब है और हमारे लोकतंत्र के लिए चिंता का। बिल्कुल, पंकज जी की चिंता जाहिर है इस बात को लेकर है कि वर्तमान में तो गड़बड़ियां ही हैं, भविष्य की भी चिंताएं हैं, क्योंकि लोकतंत्र का जो सबसे अहम मूल्य है वो है संवाद। अगर संवाद ही नहीं होगा, जो संसद है हमारी वो
तमाम देश के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करने के लिए है, नियम कानून बनाने के लिए, हमारे आपके मुद्दे उठाने के लिए, वहाँ ही संवाद समाप्त हो जाएगा तो कैसे चलेगा लोकतंत्र? ये एक बड़ा सवाल है। आज बयान भी आए हैं, राहुल गांधी ने कहा कि हमारा मकसद है कि संसद चले, सदन में चर्चा हो, सत्ता पक्ष मुझे क्या कहता है ये मायने नहीं रखता, हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को संविधान पर चर्चा हो। तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। जेपी नड्डा ने जवाब में कहा कि जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का क्या संबंध है, देश की आंतरिक और वायु सुरक्षा का सवाल है, ये देश की संप्रभुता पर भी प्रश्न चिन्ह है। हम सोरोस पर इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि हम आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध हैं। चेयर पर आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव लाने का ये प्रयास है, ये मुद्दे को भटकाने के लिए कुछ मतलब आप देखिए तो स्टैंड लगभग क्लियर है। राहुल गांधी संविधान के मसले पर हैं, अडानी के मसले पर अड़े हुए हैं, और आप सत्ता पक्ष को देखिए तो वो सोरोस के मुद्दे पे बहस चाहता है। सत्ता पक्ष के साथ एक चीज़ तो क्लियर हो गया, हम लोगों ने इस पे पिछली बार भी बात की थी कि सत्ता पक्ष ये इस बात में बहुत क्लियर है कि अब वो अडानी के मुद्दे पर बैकफुट पे नहीं जाना चाहता, और वो चाहता है कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बैकफुट पे जाए। और इसीलिए अब आप देखें तो कायदे से अग्रेसर के तौर पर आप सत्ता पक्ष को पाएंगे, ना कि विपक्ष को पाएंगे। कल मैं सुन रहा था विपक्ष के नेताओं को, तो वो कह रहे थे कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है सदन चले। ये हमेशा होता है जब विपक्ष में भी थे, तो अरुण जेटली ने भी कहा था, जब एक वक्त लंबे वक्त तक संसद नहीं चली थी तो अरुण जेटली ने भी कहा था संसद को चलाने का काम विपक्ष का नहीं होता, संसद को चलाने का दायित्व सरकार का होता है। ये सरकार को है कि विपक्ष की बात इतनी माने कि कम से कम दोनों के लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने और सिचुएशन हो। तो ये पहली बार नहीं है कि किसी विपक्षी दल ने या विपक्षी दलों के समूह ने ये बात कही हो कि संसद चलाना इनका पक्ष है। देखिए हो क्या रहा है कि जैसे आप चाहे जगदीप धनखड़ देखें, जगदीप धनखड़ एक आप पंकज जी की बात से मैं सहमत हूं कि आप कोई फैसला आपके फेवर में गया और कोई फैसला आपके फेवर में नहीं गया तो आप कहते हैं कि आप हर चीज पे सवाल उठाते। लेकिन जगदीप धनखड़ का जो अब तक का जो बैकग्राउंड रहा है, मतलब हम लोग राज्यपाल की जो भी शक्तियां रही हो, राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां रही हो, लेकिन राष्ट्रपति या गवर्नर चुनी हुई सरकारों को सेकंड गेस नहीं करते। जगदीप धनखड़ इस मामले में पश्चिम बंगाल में वो एक एक्टिविस्ट के रोल पे देखे गए थे, और बहुत लोगों का ये मानना था, बहुत संविधान विशेषज्ञों का मानना था कि वो थोड़ा सा गवर्नर के पद की गरिमा के आगे जाके भी काम कर रहे थे। संसद में भी उन्होंने 2-3 बयान ऐसे दिए, आरएसएस को लेके बयान दिए, सरकार को लेके बयान दिए, जिसके तहत वो एक उनके रोल पर, उनके रोल की इम्पार्शियलिटी पर एक प्रश्न चिन्ह तो लग गया था। देखिए मुझे लगता है कि इस बार सरकार ने भी मन बना लिया है, तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा ये देखना कि संसद किसी भी सूरत में चल पाए, क्योंकि इस बार सरकार जैसे ही ये विपक्ष जैसे सत्र शुरू होता है, दिन शुरू होता है, तुरंत आज किरण रिजिजू खड़े हो गए, जेपी नड्डा खड़े हो गए, उन्होंने बोला नहीं सबसे पहले हमें ये जानना है कि जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस का क्या संबंध है। बीजेपी ने ट्वीट कर दिया कि राहुल गांधी की रिलेटिव जवाहरलाल नेहरू की भी वो दूर की रिलेटिव वो जॉर्ज सोरोस के साथ थी, और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस परिवार स्पेशली राहुल गांधी का क्या संबंध है। तो अब वो पूरी तरह से आक्रामक है जॉर्ज सोरोस पे, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मीनिंगफुल सिचुएशन निकल पाएगा आगे जाके, जब तक कि दोनों पक्ष माने कि मतलब उन्हें थोड़ा थोड़ा बैकफुट पे जाना पड़े, और जिससे कि जितने बाकी इशू हैं जो संसद में दोनों सदनों में हैं उन पे एक सारगर्भित और एक गंभीर चर्चा हो सके। बिल्कुल, इसे राहुल गांधी ने कह दिया कि 13 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होनी चाहिए। तो संविधान वाला मसला देखिए, राहुल गांधी का ध्यान से देखिए तो वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी हमने देखा संभल की यात्रा पर जब वो जा रहे थे तब भी उनके हाथ में संविधान की वो पुस्तिका थी। अभी भी देखिए वो कह रहे हैं कि संसद में संविधान को लेकर बहस होनी चाहिए। तो इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। अब सरकार बहस कराने को तैयार होती है कि नहीं, देखने वाला है। देखिए आपको एक बात हम बताना चाहेंगे कि समय भी बड़ी तेजी से बदला है। जिस चीज को एक समय कम्युनल समझा जाता था, अब लोग उस पर सवाल उठाने लगे कि अगर वो कम्युनल है तो ये कैसे सेकुलर हो सकता है। जैसे मैं एक बात रखना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक जज साहब की चर्चा बहुत हो रही है। वो जज के हैसियत के तौर पर नहीं बल्कि एक अलग प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी बात रखी। अगर वो जज की कुर्सी पर बैठ करके इस तरह की बात करते तो सवाल कई उठ सकते थे, पर उनके इम्पीचमेंट की बात हो रही है और बड़ी तेजी से बात हो रही है। क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हटाने की बात हुई थी जब उन्होंने कहा था कि देश के रिसोर्सेज पे पहला अधिकार किसका है? क्या प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह संवैधानिक पद पर बैठे हुए नहीं थे? पॉलिटिकल और जज में थोड़ा मुझे लगता है ये फर्क नहीं, देखिए संवैधानिक पद पर वो भी है ना, यही तो बात है। जज भी तो एक इंसान है,
इस बात को आप समझिए। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, पर एक बात यह समझना बहुत जरूरी है कि पहले लोग अपना आरएसएस से लिंक बताने में झेपते थे, अब आरएसएस का मैं हूं ये बड़ा प्राउडली कहते हैं। इस बात को आप समझिए। पहले लोग राम मंदिर का पक्ष लेने में भी घबराते थे। आप बहुत एकेडमिक्स के भी लोगों को देखेंगे वो खुल करके नहीं आते थे। मैं ये कह रहा हूं अब आप बहुत सारे ऐसे राइटिस्ट को देखेंगे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जोरदार बहस करते हैं, जिसको कभी बहुत ही कम्युनल एंगल से देखा जा रहा था। सवाल क्या है? सवाल जो मैं समझ पा रहा हूं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जगदीप धनखड़ का जो रवैया राज्यपाल के तौर पर था, सवालों के घेरे में था। जगदीप धनखड़ का रवैया जो यहाँ पर है वो चिंता का विषय है। लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि देश कैसे सोच रहा है। जैसे 4 लोगों की मौत हुई, ये किस वजह से हुई, क्यों हुई, उसमें अलग अलग थ्योरी गढ़े जा रहे हैं। पर उससे पहले आप 1978 में कितने लोग मरे हैं, आबादी वहां पर कितनी हो गई है, किस किस से ये लोग मिले हैं, ये भी तो एक सवाल है ना। कि आप कल मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था, बहुत सारे लोग संबल से अपना घर बेच करके मुरादाबाद आ गए हैं, अलग अलग सिटी में आकर के रह गए। उनसे कितने नेता मिले हैं, कौन कौन सी पार्टी के नेता मिले हैं। ये जो अविश्वास, चाहे मेरा किसी भी दल के प्रति हो या किसी भी सरकार के प्रति हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन के प्रति हो, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बहुत खतरनाक है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जहां भी लोग बैठे हुए हैं वो अब एक क्लियर कट स्टैंड ले रहे हैं, और जिससे काफी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब वो जब संवैधानिक पद पर बैठ रहे हैं तो जो कभी मर्यादा का पालन और लोग किया करते थे, अब वो चीज नहीं दिखता है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत चीजों पर खुल करके बात हो रही है, इसलिए आपको टर्मोइल दिखेगा। नहीं, मगर मुझे भी ऐसा लगता है कि आपकी बात सही है, मगर जज की तुलना प्रधानमंत्री से करना इसमें एक फर्क है। इसमें जो पंकज जी की पूरी बाकी बातों से मैं सहमत हूँ। बिल्कुल बहुत सारे लोग खुल के अब आरएसएस के साथ अपने आप को आरएसएस पक्षधर बताते हैं, और इससे बहुत सारे आरएसएस के लोग भी चिंतित हैं। चिंतित क्यों है, बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा, मैं उसका कारण बता रहा हूँ, मैं नाम लेके बताऊंगा। 2024 के चुनाव के बाद जब डिस्कशन हो रहा था तो रतन शारदा ने हमारे शो में और कई लोगों ने बोला कि समस्या क्या हो रही कि सत्ता पावर एक तरफ दिखती जा रही है, तो अब ऑल ऑफ अ सडन हर आदमी पावर के साथ अपने आप को इंग्रेशिएट कर रहा है। जो आरएसएस का शुरू से कार्य करता रहा है वो हमेशा से मानता है कि मैं आरएसएस का कार्य करता हूं, और उसे ये बताने में कभी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। आप उसे तुच्छ माने, आप उसे बढ़िया माने, आप उसे गलत माने, ये आपका पर्सपेक्टिव था। लेकिन जो आरएसएस के में सही पे काम कर रहा था वो कभी पीछे नहीं हटा अपनी आइडेंटिटी बताने से। लेकिन चूंकि अब ऐसा लग रहा है कि सरकार बहुत शक्तिशाली है, सरकार के पास और विपक्ष कहीं नहीं खड़ा दिख रहा, तो बहुत सारे तमाम लोग ऐसे हैं जो अब उनके अंदर की हिंदूवादी आप तमाम तरह के देखेंगे, स्पोक्स पर्सन, तमाम लोग जो कभी दूसरी पार्टियों में रहा करते थे और इसी सरकार को पानी पी पी के कोसते थे, वो एकदम से स्विच ओवर कर गए। जज वाले मुद्दे पर मैं इसलिए नहीं मानता कि जज को बुलाया ही वहां इस वजह से गया था कि वो एक जज है, इसलिए नहीं बुलाया गया था कि सड़क से चलते किसी आदमी को बुला लिया, पहली चीज। और दूसरी चीज, यदि कोई आदमी अपने एक पद पे रहता है तो उसकी इंडिविजुअलिस्टिक कितनी क्रेडेंशियल है, ये बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि वो अपना इंडिविजुअल और प्रोफेशनल को डिफरेंशिएट कर पाएगा। यदि एक जज किसी भी फोरम पे खड़ा होकर कहता है कि मुझे लगता है मेजॉरिटेरियनिज्म की सरकार होनी चाहिए, तो ये क्लियर है कि उसके जजमेंट में और तमाम व्यवहार में ये चीजें परिलक्षित होंगी ही होंगी। आप भगवान हो सकते हैं कि आप अपने आप को इतना क्लियरली डिमार्केट कर सकें। ये बात बिल्कुल पंकज जी सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले डिस्कस नहीं होती थी, जो डिस्कस हो रही हैं और आप सामने हो रही हैं, वो बिल्कुल ठीक है। ये हमेशा होता है कि सत्ता का पक्ष ऐसा होता है, सत्ता का रूप ऐसा होता है, ताकत का रूप और सत्ता का रूप ऐसा होता है कि आमतौर पर जब आप फुल पावर में होते हैं तो बहुत सारे लोग एकदम हवा का रुख देख के बदलने लगते हैं और अपने आप को, जैसे जब हम लोग मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी कवर करता था तो जब जैसे ही सरकार आई 2015-15 में, बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपने आप को भाजपा का समर्थक किया, मेरे नाना शाखा चलाते थे और मेरे दादा ये करते थे, तो हम लोग हमेशा देख के हैरान होते थे कि यार इतनी स्पीड में क्या बदलना, मतलब अभी तो सरकार को 5 साल भी नहीं हुए। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो बोलते हैं, जो एकेडमिक्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, उनका
मेन मकसद ये होता है कि आप कैसे सत्ता के साथ अपने आप को इंग्रेशिएट कर लें, और पर्पस सत्ता का लाभ उठाना होता है। क्योंकि यदि आप किसी मुद्दे को लेकर बहुत ईमानदारी से मानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग संघ में जुड़े हुए थे वो कभी भी संघ के किसी मुद्दे से पीछे हटे। वो हमेशा संघ के मुद्दे पर रहें, संघ के साथ रहें। और ये ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन के हिसाब से जो पार्टियां बनती हैं वो आगे बढ़ती हैं और उस तरह से होता है। लेकिन जज का तो बोलना, मतलब जज का, जगदीप धनखड़ ने ये बोला कि मैं आरएसएस का वो हूं, वो भी उन्होंने चेयर पे बैठ के बोला, ये नहीं कि कहीं बाहर बोला। तो मुझे लगता है कि एक आप इस संवैधानिक पद पे हैं, इतनी संपूर्ण बहुमत आपके साथ है, तो आपको इस तरह की चीजों से परहेज करना चाहिए। ये मेरा और ये ऐसा मुद्दा है जिस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है कि भाई पहले लोग बोलते नहीं थे, अब मुखर होकर बोलने लगे हैं, तमाम मुद्दों पर घबराते थे। और ये बात भी कि तमाम लोग जब पावर देखकर नए नए संघी बन गए हैं और अपना रिश्तेदारी और बचपन के किस्से सुनाने लगे हैं। ये हम लोग को सुनने को मिलता रहता है नेताओं के जरिए कि कैसे तमाम अफसर हैं, तमाम और अलग अलग पदवी पे बैठे लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो अपने आप को बताने लगे हैं। उसका कारण है पावर के करीब हर कोई रहना चाहता है। बाकी सबसे ज़रूरी बात यह है भाई कि संसद, जहां पर देश की सबसे बड़ी पावर लोकसभा राज्यसभा सदस्य बैठते हैं और तय करने के लिए कि भाई देश में क्या होगा, क्या भविष्य होगा, वहां पर फिलहाल संवाद शून्य हो रखा है। हंगामा एकदम अपने चरम पर है। अब देखने वाला होगा कि ये बातचीत, संवाद का सिलसिला दोबारा शुरू हो पाता है कि नहीं। विपक्ष कह रहा है कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कह रही है कि विपक्ष चलने नहीं दे रहा। आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।